यस सर। सो करंट अफेयर का लेक्चर है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के करंट अफेयर के लेक्चर में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन्हें हम कवर करेंगे। पॉलिटी का टॉपिक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, पेसा जो कानून है 1996 का उसको देखेंगे। इसके बाद साइंस एंड टेक में जो नौका मॉड्यूल रशिया ने लॉन्च की है उसके बारे में, जीआरबी गामा रेस बस के बारे में समझेंगे क्या होता है। इंटर रिलेशंस के कुछ टॉपिक हैं आईआर के, उनको देखेंगे। ऐसे ही नेशनल कुछ स्कीम्स हैं जो अभी हाल ही में एक वीक के अंदर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो चर्चा में रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं और कुछ टॉपिक इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वॉइस आ रही है सभी को क्लियर? जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है रूस की नौका लैब मॉड्यूल। नौका, इसे अभी हाल ही में जो रशियन अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकोमोसास, उसने आईएसएस में अभी इसको लॉन्च किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। नौका, नौका को आप ऐसे भी लिखा पा सकते हैं या ऐसे भी लिखा पा सकते हैं। इसका मतलब होता है साइंस। ये एक लैब मॉड्यूल है जो रिसर्च के लिए बनाया गया है। इसको अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में यूज करेंगे। इसका दूसरा नाम रशियन मल्टीपर्पज रिसर्च मॉड्यूल भी रखा गया है। ओके, ये जो नौका है ये अंतरिक्ष में अनुसंधान को बढ़ाने का काम करेगी, अनुसंधान को थोड़ा सा इजीएस्ट बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये लगभग 70 घन मीटर का एक जो अतिरिक्त स्पेस है वो आईएसएस में क्रिएट करेगी। इस स्पेस का जो यूज है वो कार्गो स्टोर में भी किया जा सकता है अंतरिक्ष स्टेशन में, और इसका स्पेस में जो वो रिसर्च के अपने काम कर रहे हैं, जो लो ग्रेविटी में रहकर अपने काम कर रहे हैं, उनको भी जारी रखने में नौका का यूज किया जा सकता है। इसका जो वेट है लगभग 22 टन का है और 29 जुलाई को ये आईएसएस में पहुंचा है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको प्रोटॉन रॉकेट से भेजा गया है। प्रोटॉन रॉकेट का यूज किया गया है, इसको कजाकिस्तान से भेजा गया है इसको। ये रशिया का है लेकिन भेजा कहां से गया है? कजाकिस्तान से भेजा गया। आपको पता होगा कि जब तक रशिया यूएसएसआर का बंटवारा जब हुआ है तब जाके कजाकिस्तान अलग हुआ है। तो अभी भी बहुत सारी साइंस फैसिलिटीज रशिया की कजाकिस्तान या दूसरे ऐसे देशों में हैं जो उससे टूटकर अलग हुए हैं। नौका का यूज भविष्य में नई साइंस फैसिलिटी के रूप में, डॉकिंग पोर्ट के रूप में। डॉकिंग पोर्ट क्या होते हैं? जो यहाँ से अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में जाते हैं, जो पृथ्वी से भेजे जाते हैं, उनको डॉक करने के लिए जो पोर्ट बनाए जाते हैं वही डॉकिंग पोर्ट हैं। उस रूप में भी ये काम कर सकता है। इसके अलावा स्पेस वॉक एयरलॉक के रूप में भी ये काम कर सकता है। आप जानते हैं कि जो आईएसएस है ये लगभग 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं इसको, और ये वहां पर जो भी अंतरिक्ष यात्री रह रहे हैं वो लो ग्रेविटी की जो कंडीशंस हैं उनमें रिसर्च करते हैं। इंडिया जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थितियां हैं वो नहीं पाई जाती हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। आपको पता है जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जो गुरुत्वाकर्षण है जी का मान घटता जाता है। तो ये लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आईएसएस स्टेब्लिश है, यानी कि लियो में स्टेब्लिश है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में आईएसएस स्टेब्लिश है जहां से ये रिसर्च का काम कर रहा है। तो ये जो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थितियां हैं वहां से ये लोग रिसर्च कार्य कर रहे हैं। तो ये जो नया मॉड्यूल गया है वहां पर इनके शोध कार्यों को अच्छे से और कंडक्ट करा पाए, इसके लिए इसको भेजा गया है आईएसएस। ये जो फिगर आप लोग अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं सामने, ये है आईएसएस। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है ये। हालांकि इंडिया भी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्रयास कर रहा है जिसका नाम उसने रखा है गगनयान। आप सभी ने करंट में पढ़ा होगा इसको, गगनयान को। अभी तक भारत ने इसके लिए लॉन्चिंग नहीं की है
2022 का टारगेट रखा है इंडिया ने, इसरो ने। ओके, स्पेस स्टेशन एक ऐसा मंच होता है जहां से ना केवल पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है बल्कि अंतरिक्ष में भी रिसर्च का काम किया जा सकता है। या जो डीप स्पेस होता है, डीप स्पेस, डीप स्पेस समझते हैं क्या होता है? देखिए, एक होता है स्पेस और दूसरा होता है डीप स्पेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेस होता है अर्थ के जो ऊपर का एरिया है उसको आप स्पेस कहते हैं, लेकिन डीप स्पेस कहते हैं जो दूसरे ग्रह हैं उनका जो अंतरिक्ष है उसको डीप स्पेस के नाम से जाना जाता है। दूसरे ग्रहों का अंतरिक्ष, ओके। इसे ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। ये अंतरिक्ष में मानव निर्मित एक ऐसा स्टेशन होता है जिससे पृथ्वी से कोई भी अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। इसमें इंसानों को रहने के लिए, आप जानते हैं जब अंतरिक्ष यात्री जाएंगे तो उनको रहने के लिए सारी सुविधाएं होती हैं। और मैंने पहले भी बताया कि ये लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी से 400 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उस पर स्थित है। आपको पता है कि पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, यानी कि अर्थ की ऊपरी सतह से और 1000 किलोमीटर तक ऊपर जब आप जाएंगे उस पूरे भाग को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, यानी कि लियो के नाम से जाना जाता है। आईएसएस को 1998 में तैनात किया गया था, ऊपर भेजा गया था। लेकिन ये बात समझने की है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आईएसएस एक जगह रुका हुआ कोई स्टेशन नहीं है। ये बराबर कंटिन्यूअस चलता रहता है और लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अर्थ के चारों ओर घूमता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 90 मिनट में ये पूरी अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि जो आईएसएस है वो कहीं एक जगह रुका हुआ स्टेशन है जहां पर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम दक्ष योजना। अभी हाल ही में पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ किया है। ये जो स्कीम है पीएम दक्ष योजना, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जिन समूहों को टारगेट किया गया है, जो टारगेट ग्रुप्स हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी, इस तरीके के जो समाज का जो वर्ग है उनको पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत टारगेट ग्रुप्स के रूप में नामित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री ने पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च किया है और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसलिए ये चर्चा का विषय है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है और सरकार क्या कराएगी। पीएम दक्ष योजना 2020-21 से ही शुरू की गई है। देखिए, कुछ करंट के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तो किस वर्ष वो योजना स्टार्ट हुई, अगर फैक्ट यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी फैक्ट में जो होता है वो कभी ऐसे नहीं कि आपको कभी ईयर गलत दे दे या आपको जो उसके अंदर का कंटेंट है वो गलत दे दे, वो हमेशा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। वो यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस की तरह इस तरीके की गलतियां नहीं करेंगे कि वो आपको ईयर में फंसा दें या कोई और उसकी जो आहर्ता वाले जो लोग हैं उनमें फंसा दें या उसकी जो अंदर के जो कंटेंट है उसमें फंसा दें। हाँ, उसका जो लक्ष्य होगा या जो उद्देश्य होगा उस योजना का, उससे रिलेटेड जो भी टर्म है या उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किस मंत्रालय के अंतर्गत वो योजना शुरू की गई है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इसके अंतर्गत कौन से ऐसे लाभार्थी हैं जिसको योजना का लाभ मिलने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा योजना के मेन पॉइंट क्या हैं और किससे किसको फायदा होने वाला है। अगर एनवायरनमेंट से कोई रिलेटेड योजना है तो एनवायरनमेंट में क्या फायदा होने वाला है इसकी जानकारी योजना से संबंधित होनी चाहिए। इसके तहत जो पीएम दक्ष योजना है, इसके तहत जो लक्षित समूह है
उनके कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें एक अल्प अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये सारा प्रशिक्षण सरकारी प्रतिष्ठानों में दिया जा सकता है, या जो कौशल विकास की जो एजेंसी है या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, जो भी उनको ये मंत्रालय जिनको भी गठित करेगा, जो परिषदें बनाएगा, या कोई भी अन्य संस्थान जो इस मंत्रालय के द्वारा चिन्हित किया जाएगा, वो इस तरीके के प्रशिक्षण संपन्न करा सकते हैं। इसमें जो अर्हता है वो किनकी किनकी है? एक तो अनुसूचित जाति के लोग, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, एसटी वर्ग, इसके बाद कचरा बीनने वाले लोग, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर। ये क्राइटेरिया आप जरूर याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर और अन्य सामान्य श्रेणियों को, ऐसे व्यक्ति जो हाशिए पर रहते हैं, यानी कि आप इसमें बीपीएल, एएवाई, इस कैटेगरी के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। रेहड़ी वाले, ठेले वाले, इस तरीके के जो कैटेगरी के लोग हैं उनको पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत 3 एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम एनएसएफडीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एनबीसीएफडीसी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम एनएसकेएफडीसी। ये 3 संस्थाएं हैं मंत्रालय के अंतर्गत जो पीएम दक्ष योजना का कार्यान्वयन करेंगी। टारगेट रखा गया है 2020-21 के दौरान इन तीनों इंस्टीट्यूशन से लगभग 50,000 लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये टारगेट याद रखिएगा आप लोग, 50,000 लोगों को। चूंकि ये जो पूरी योजना है वो ओबीसी, एससी, एसटी या पिछड़े वर्ग से जो संबंधित लोग हैं और खास तौर से कौशल विकास पर केंद्रित हैं, तो कौशल विकास से रिलेटेड भारत सरकार कौन कौन सी इससे पहले योजनाएं चला रहा है उसकी भी जानकारी हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 एक योजना, अभी इसी को जो पीएम दक्ष योजना है इसी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 भी कहा गया है। इसे 2021 में 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराकर भारत में युवाओं को रोजगार योग्य कौशल देना और उन्हें सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना, इसे 2015 में शुरू किया गया था और इस योजना के तहत जो रोजगार चाहते हैं युवा, उनको मुफ्त ऑनलाइन जो कौशल प्रशिक्षण था वो प्रदान किया जाता था। ये राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही है। इसके अलावा संकल्प योजना, इसका शॉर्ट नेम है संकल्प, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता। आपने संकल्प के नाम से इस योजना को जरूर सुना होगा। यह योजना बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कौशल परिस्थितिकी तंत्र है उस पर फोकस करती है। डिस्ट्रिक्ट में जो प्रशिक्षण के लिए जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं ये उनको फोकस करती है और इसमें वर्ल्ड बैंक का फाइनेंशियल असिस्टेंट मिला हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार इसमें फाइनेंशियल असिस्ट करती है। सीएसएस मतलब सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। वॉइस आ रही है क्लियर आप लोगों तक? यस सर। सर एक डाउट, एक चीज पूछनी थी। हाँ, जैसे कि 3.0 2.0 लिखा होता है, इसका मतलब क्या है कि तीसरी बार तीसरा चरण है। हाँ बिल्कुल, हाँ। इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है। जैसे कोई भी योजना, खास तौर से एनडीए गवर्नमेंट ने ये कल्चर स्टार्ट किया है 1.0 2.0। इसका एक ही मतलब है कि जैसे अभी आज जो शायद जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी उसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आज की डेट से स्टार्ट हो गई है, लेकिन बेसिकली इस योजना को कब शुरू किया गया था तो ये पिछली डेट से मानी गई। ओके जी सर, थैंक यू। ओके, यस अभिषेक जी बताइए। सर लास्ट टॉपिक में आपने वो लियो का नाम बताया था ना,
लोएस्ट अर्थ ऑर्बिट, सर वो उनके बारे में क्या डिटेल होती है? वो कुछ कैटेगराइजेशन होता है ना उनका अलग अलग, उसके बारे में कुछ हाँ बता देखिए, सकते हैं? लियो और जियो दो कैटेगरी होती हैं, ठीक है ना। पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की दूरी पर जो ये दूरी होती है, इस पूरे क्षेत्र को लियो कहा जाता है। और इस 1000 किलोमीटर से जो ऊपर की डिस्टेंस होती है उसको जियो कहा जाता है। ये बेसिकली साइंस टेक का कंसेप्ट है, लेकिन अभी ऐसे और जब कोई डिटेल ऐसी कोई लियो और जियो के बारे में आएगा तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है यहाँ पर ये। तो बेसिक अभी आप ये समझिए कि जो अर्थ से और ऊपर सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जो भी उपग्रह भेजे जाते हैं, तो उनके डिफाइन करने के लिए कि वो किस दूरी पर स्टेब्लिश होकर अपना रिसर्च वर्क करेंगे या अपना कार्य करेंगे, इसके लिए ये पूरी डेफिनेशंस होती हैं लियो की। देखिए कुछ सैटेलाइट लियो में होते हैं और कुछ सैटेलाइट जियो में होते हैं। जैसे जो जीपीएस वर्क करता है वो जियो में करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का कैटेगराइज करने के लिए ये लियो और जियो का कंसेप्ट रहता है। ओके सर ये अर्थ के ऑर्बिट मतलब ग्रेविटी में होता है? लियो अर्थ, लियो में मतलब अर्थ की ग्रेविटी नहीं नहीं, होती है? यहाँ बहुत नहीं नहीं, यहाँ ग्रेविटी नहीं होती है। ये जो ऊपर ग्रेविटी पे काम कर रहे हो, देखिए ऊपर अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है ना। जो लो अर्थ यूनिट ऑर्बिट है यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, बट इन्होंने एक आर्टिफिशियल लो ग्रेविटी जो एटमॉस्फेयर है वो वहां पर क्रिएट कर रखा है, ताकि लैब के अंदर, ये लैब के बाहर नहीं क्रिएट किया हुआ है, जो आईएसएस बनाया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने लो ग्रेविटी जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट कर रखा है, ताकि वो जो अपनी डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं वो कर पाए। आप अर्थ पे हैं, अगर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं हो तो आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि क्या इसका रिजल्ट होगा। आप जो अपने वर्क है आप ठहर नहीं पाएंगे अर्थ पर। इसका मतलब क्या है कि आप अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि ऊपर पूरी ग्रेविटी पाना मुश्किल है अंतरिक्ष में, इसीलिए वो लोग लो ग्रेविटी में वर्क या रिसर्च वर्क अपना करते हैं। बताएं? ओके सर, ओके सर। ओके। इसके बाद एक कौशलाचार्य पुरस्कार की भी स्टार्टिंग की है भारत सरकार ने। इसके तहत जो लोग कौशल प्रशिक्षक हैं, जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनको सर्टिफाइड करने के लिए ये पुरस्कार देते हैं। इसके बाद एक योजना है श्रेयस योजना। इसे मानव विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और ये बेसिकली नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम है। ये इंग्लिश में आप याद रखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है इसको प्रमोट करने के लिए श्रेयस स्कीम को लागू किया गया है। इसके अलावा असीम पोर्टल 2020 में स्टार्ट किया गया है और इसमें ऐसे स्किल्ड लोगों को जो अपनी स्थायी आजीविका खोजना चाहते हैं उनको इस पोर्टल के माध्यम से हेल्प दी जाती है। असीम पोर्टल, श्रेयस, असीम, संकल्प, ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कौशल विकास के लिए चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईआर से रिलेटेड, भारत अमेरिका परमाणु समझौता। देखिए वैसे तो ये परमाणु समझौता 2008 में हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी कि यूपीए गवर्नमेंट में और यूएस के बीच में। लेकिन अभी ये चर्चा का विषय क्यों है, क्यों इस पर चर्चा हो रही है? क्योंकि भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव हैं विजय गोखले, इन्होंने अपनी बुक में इसको फिर से जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि जो वामपंथी दल यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां भारत में इस परमाणु समझौते का विरोध कर रही थी वो बेसिकली चाइना से प्रभावित थी, उन पर चाइना का इफेक्ट था, इस वजह से वो विरोध कर रही थी। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है। हालांकि जब भारत ने इस परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए तो उसको एनएसजी से छूट मिल गई थी, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह क्या है इसकी बात करेंगे, ग्रीनफील्ड परियोजना क्या होती है इसकी बात करेंगे। इसी परमाणु समझौते के माध्यम से भारत में जो परमाणु सेक्टर की कुछ ग्रीनफील्ड परियोजनाएं थी उनमें निवेश का अवसर बढ़ा था।
आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा आपने, ग्रीन फील्ड परियोजनाएं क्या होती हैं और ब्राउन फील्ड परियोजनाएं क्या होती हैं। यूपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो समझते हैं ग्रीन फील्ड परियोजनाएं क्या होती हैं। देखिए, ग्रीन वर्ड से आप ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसी परियोजना, साधारण शब्दों में, जिसे पहली बार शुरू किया जाए या जिसको पहली अप्लाई किया जाए या जिस परियोजना पर पहली बार कार्य किया जाए, उसके किसी भी, उसके लिए या उस परियोजना के लिए किसी भी पुराने किसी भाग को या पुरानी किसी योजना को तोड़ना ना पड़े या पुराने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिनोवेट ना करना पड़े। टोटल नई योजना होनी चाहिए। वो सारी योजनाएं या वो सारे वर्क या वो सारे प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड परियोजना के अंतर्गत या ग्रीन फील्ड योजना आते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? नो सर। नो सर। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को या कोई डाउट जनरेट हो रहा है? लास्ट में भी जरा नेटवर्क चला गया था, तभी थोड़ा सा डाउट हुआ, बाकी तो क्लियर है। क्या कह रहे हैं आप? मैं सही से समझ नहीं पाया आप क्या कहा। सर अभी लास्ट में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, नेटवर्क चला गया था, पॉइंट्स कोई रह गए हैं, बाकी तो कोई क्लियर है। मैं उसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। ओके, स्क्रीन आई आपके पास? हाँ जी सर, आ गई। तो हम लोग ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड पे बात करते हैं। ग्रीन फील्ड परियोजनाएं आपको समझ में आ गई? ग्रीन फील्ड परियोजना क्या होती है? जी, नया ढंग से ग्रीन कुछ चीज फील्ड स्टार्ट करनी है सर। ओके, ब्राउन फील्ड परियोजना वो होती हैं जो योजनाएं पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उनको या तो रेनोवेट करना होता है या फिर उनका विस्तार करना होता है। ऐसी परियोजनाओं में जब पैसा लगाया जाता है या निवेश किया जाता है या इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ऐसी परियोजनाओं को हम ब्राउन फील्ड परियोजना कहते हैं। ओके, अब एनएसजी क्या है? एनएसजी एक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है। एक ऐसा समूह, ऐसे देशों का समूह है जो देश अपने आप को परमाणु संपन्न देश समझते हैं, यानी कि ऐसे देश जो अपने आप को ऑफिशियली ऐसा मानते हैं कि वो परमाणु संपन्न या परमाणु शक्ति वाले देश हैं। अब आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप है, अगर वो ये मानता है कि वो ऑफिशियली या ऑथेंटिक परमाणु जो संपन्न देश हैं उस श्रेणी में आते हैं, तो क्या कुछ देश ऐसी भी श्रेणी में आते हैं जिन्हें अभी मान्यता नहीं मिली है लेकिन उनके पास भी परमाणु हथियार हैं? कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, जैसे इजराइल, इसी श्रेणी में आता है। इस श्रेणी में पाकिस्तान भी आता है, इस श्रेणी में नॉर्थ कोरिया भी आता है और इस श्रेणी में भारत भी आता है। भारत को कई मंचों से, हालांकि जैसे एनएसजी सपोर्ट किया, उस हिसाब से हमें मान्यता तो मिल, परमाणु संपन्न देश हों, इसकी हमें जो वर्ल्ड के विकसित देश हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने हमें इसके लिए ऑथराइज नहीं किया है। तो एनएसजी क्या है? ये परमाणु
आपूर्तिकर्ताओं देशों का समूह है जो परमाणु के निर्यात और आयात से संबंधित जो भी दिशा निर्देश होते हैं उनको तैयार करते हैं। विश्व में परमाणु जो उत्पाद हैं या परमाणु से संबंधित जो भी निर्यात एक देश दूसरे देश को करता है उनको रेगुलेट करने का काम एनएसजी करता है। खास तौर से ये एक बेसिकली ये बनाया गया था कि जो परमाणु हथियार हैं उनको रोकने के लिए कि अब उनका प्रसार ना हो, अप्रसार में योगदान देने के लिए एनएसजी का गठन किया गया था। वो भी बेसिकली तब किया गया था जब 1974 में भारत ने परमाणु विस्फोट कर लिया था। इसको बेसिकली भारत के परमाणु विस्फोट के खिलाफ या कह सकते हैं कि भारत के परमाणु विस्फोट की प्रतिक्रिया में एनएसजी को बनाया गया था। ऐसे देशों ने बनाया था जो हमसे पहले परमाणु विस्फोट कर चुके थे। उनका मानना यह था कि अब जो आगे आने वाले देश हैं, जो भविष्य में जो देश परमाणु विस्फोट करेंगे वो इस प्रकार के विस्फोट ना कर पाए, इसलिए एनएसजी का गठन किया गया था। और इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो परमाणु तकनीक है उसका यूज हो, उसका दुरुपयोग ना हो पाए। इसमें टोटल 48 देश या 48 सरकारें इसमें पार्टिसिपेट हैं। ओके, और एनएसजी के जो भी दिशा निर्देश हैं वो प्रत्येक देश के लिए मान्य होते हैं। सर्वसम्मत से में इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे निर्णय लिए जाते हैं। अब आते हैं पृष्ठभूमि में कि हमने जो अमेरिका से परमाणु डील की 2008 में, उससे पहले ये डील हम क्यों नहीं कर पाए या उसका क्या बैकग्राउंड रहा। तो आपने आईआर में पढ़ा होगा। जी अभिषेक जी बोलें। सर ये एनएसजी में जाने से कुछ फायदा होता है क्या? मतलब इंडिया इतना अटेम्प्ट ले रहा है कि एनएसजी में शामिल हो जाए, तो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उसको फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि किसी भी आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था में, और वो भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जुड़ते हैं, तो आपका जो रिकॉग्नाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर वो बढ़ता है। क्योंकि आप यूएनएससी में परमानेंट सीट के दावेदार हैं एशिया से। भारत यूएनएससी में परमानेंट सीट की दावेदारी पेश करता है और उस दावेदारी को सिद्ध करने के लिए भारत को जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, विश्व के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें उसका होना, उसका पार्टिसिपेशन लेना और उसमें उनका इंटरफेरेंस बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो एनएसजी में जाता है, हालांकि एनएसजी ने भारत के लिए स्पेसिफिक छूट दी है। जब भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु डील की तो एनएसजी ने भारत के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया है। अब इससे क्या हो रहा है कि भारत में जो परमाणु से या परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जो भी निवेश आना चाहिए था उसमें बढ़ोतरी होगी। पहला फायदा क्यों? क्योंकि ना तो भारत के पास यूरेनियम है और ना ही भारत के पास अपनी बहुत अच्छी जो परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जो टेक्निक है वो है। आपको पता है भारत में रशिया भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा रहा है, फ्रांस भी लगा रहा है, यूएस ने भी लगाया है। तो हम अभी भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित देशों पर निर्भर हैं या उन देशों पर निर्भर हैं जिनमें यूरेनियम मिलता है या जिनसे हम यूरेनियम का आयात कर सकते हैं। अब अगर हमें इन देशों से सस्ता और आसानी से तकनीकी हस्तांतरण लेना है, यूरेनियम लेना है, तो इसके लिए हमें इन ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करना जरूरी हो जाता है। ओके ओके सर, बट मतलब एनएसजी में आने के बाद क्या यूरेनियम हमें सस्ते दामों पे मिलने लगेगा या फिर ज्यादा क्वालिटी का मतलब होता है? बिल्कुल, देखिए अभी हमें क्या होता है, जैसे अगर एनएसजी में अब हम एनएसजी ने हमें छूट दे दी है, ठीक है ना, तो हमें जो यूरेनियम है वो ऑलरेडी मिलने लगा है। हमने लगभग 8 देशों से जो यूरेनियम को लेने के लिए समझौता कर लिया है। सस्ते का मतलब ये होता है कि हमें फिर किसी अन्य परियोजना के तौर पर, जैसे अभी तक क्या था, जब हमने पहला परमाणु विस्फोट किया तो ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट किसी कंट्री से यूरेनियम लिया, परचेस किया और हमने अपने परमाणु विस्फोट को या पहला हो या दूसरा हो उसको अंजाम दे पाया। ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी देश परमाणु जो संबंधित सामग्री थी वो देने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसमें रिकॉग्नाइज नहीं है। उनके अपने रूल, चूंकि ये पूरा जो एनएसजी का ग्रुप है, 48 देश जो शामिल हैं, उन्हीं के पास टेक्निक है, तकनीकी है और उन्हीं के पास यूरेनियम है। ओके, जैसे हमारे पास थोरियम है, लेकिन थोरियम से
ऊर्जा को पैदा करने की हमारे पास तकनीकी का अभाव है, तो हम थोरियम को ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। समझ गए? सस्ता मिलने का मतलब है कि हमें किसी दूसरी परियोजना के बिहाफ पे यूरेनियम नहीं लेना पड़ेगा। ओके ओके सर। अभी जब आजादी के बाद 1947 में आपको पता है कि शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया, विश्व दो खेमों में बंट गया। एक खेमा यूएसएसआर की तरफ था और दूसरा पूंजीवादी राष्ट्रों की तरफ था, जिसका जो नेतृत्व था वो अमेरिका कर रहा था। तो अमेरिका चाहता था कि जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं वो उसकी पक्ष में रहें, और यूएसएसआर चाहता था कि ये देश उसकी पक्ष में रहें। भारत की जहां तक स्थिति है, या जो भी अन्य थर्ड वर्ल्ड के देश थे उनकी जो स्थिति थी, भारत उस समय जब 1947 में नेहरू के समय जब आजाद हुआ, नेहरू वर्ल्ड लेवल पर एक रिकॉग्नाइज नेता थे, तो उन्होंने अपने को इन दोनों खेमों से अलग रखा और नैम को स्टार्ट किया, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की वजह से हम किसी भी खेमे में नहीं गए, ना तो अमेरिका के नेतृत्व में गए और ना ही यूएसएसआर के नेतृत्व में गए। लेकिन हालांकि चूंकि नेहरू का झुकाव समाजवादी विचारों की तरफ था, इस वजह से हम यूएसएसआर की तरफ झुके रहे। थोड़ा सा हमने आप कह सकते हैं कि जो अपनी आर्थिक नीतियां थी वो समाजवादी प्रवृत्ति की ओर झुकाई रखी। ठीक है ना? तो रशिया की तरफ हमारा रुख थोड़ा सा बना रहा। इस कारण जो रशिया का झुकाव था, जो यूएस का झुकाव था, शुरुआत में यूएस ने बहुत कोशिश की कि भारत उसके पक्ष में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो उसका झुकाव पाकिस्तान की ओर चला गया। क्यों? क्योंकि उसको एशिया में एक कंट्री ऐसा चाहिए था जो रशिया या अन्य देशों को कंट्रोल कर सके। हालांकि जब चीन का उदय हुआ, चीन ने जब अपनी धमक बनाई वर्ल्ड लेवल पर, तब फिर बुश प्रशासन ने भारत को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया, और इसी का नतीजा था 2008 की असैन्य परमाणु समझौता। ठीक है ना? इस समझौते को 123 समझौते के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यूएस भारत असैनिक परमाणु समझौता। इसे 2008 में दोनों देशों के बीच लागू किया गया। अब एनएसजी से हमें क्या छूट मिली है? भारत अमेरिका परमाणु समझौते के माध्यम से भारत अमेरिका परमाणु समझौते का एक विशेष पहलू यह था कि एनएसजी से भारत को छूट दी जाएगी। उस छूट के तहत क्या होगा कि भारत को असैन्य परमाणु समझौते के लिए अलग से कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, यानी कि भारत अपने नागरिक और सैन्य कार्यक्रमों को दोनों को डिवाइड करेगा। नागरिक परमाणु जो कार्यक्रम होंगे उनको अलग रखेगा और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग रखेगा। और जो भी नागरिक परमाणु कार्यक्रम हैं उनको IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत लाया जाएगा, उसकी निगरानी कार्यक्रम चलाए जाए। दो ही बेसिक चीजें हमें जरूरत थी। एक तो हम अपने असैनिक परमाणु कार्यक्रम के लिए क्या कर पाए, यूरेनियम ले पाए, दूसरे देशों से समझौता कर पाए। ठीक है? तो हमने IAEA के तहत जो नागरिक परमाणु कार्यक्रम थे उनको अंडर में ले आए और हम ये काम करने में सफल हो गए। इसके बाद दूसरा था जो तकनीकी है उसका हस्तांतरण करना। तो इसके लिए भी हमें एनएसजी से छूट मिल गई। अब हम किसी भी दूसरे देश से या जो राज्य थे, स्टेट थे, उनसे हम तकनीकी के हस्तांतरण को लेकर समझौता कर सकते थे। हालांकि भारत बहुत ज्यादा इसमें सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हमने अन्य देशों के साथ समझौते किए। भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रशिया, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूके, जापान, ऐसे कई देशों से, कजाकिस्तान, कोरिया, इनसे शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब लेकिन जो भी ये आप नाम देख रहे हैं, इसमें सारे समझौते एक जैसे नहीं हैं। कुछ देशों से ऐसा समझौता है जहां से हमें यूरेनियम लेना है,
और कुछ देशों से हमें तकनीकी का हस्तांतरण करना है। जैसे कजाकिस्तान से हमें यूरेनियम लेना है, और फ्रांस, यूएस, रशिया, इनसे हमें टेक्निक लेनी है। ठीक है ना, तो 2 प्रकार के समझौते हुए हैं। इसके बाद हमने फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रशिया से यूरेनियम के लिए या यूरेनियम के आयात के लिए कुछ विशिष्ट समझौते भी किए हैं। भारत को मान्यता मिल गई कि वो अपनी जो एक जिम्मेदार परमाणु हथियार राज्य होने की मान्यता थी वो उसको सौंप दी गई। अब वर्ल्ड लेवल पर उसको एक जिम्मेदार परमाणु हथियार रखने वाले देश के रूप में मान्यता मिल गई। एनएसजी ने उसको ये मान्यता दे दी। इसके बाद यहीं से शुरू होता है भारत अमेरिका संबंधों में मजबूती का दौर। देखिए, जब आप आईआर में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये दौर 2008 के बाद शुरू हुआ है। ठीक है ना, ये दौर कई बार कई चरणों में स्टार्ट हुआ है। जैसे जब हमने 1991 का एलपीजी रिफॉर्म किया, तभी से हमने इस पे प्रक्रिया या इस पे हमने कदम अपना आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन 2008 में हम जब परमाणु असैन्य समझौता किया तो यहां से हम खुलकर अमेरिका के पक्ष में धीरे धीरे जाने लगे। और अब हम देखें जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो लगभग पश्चिमी देशों के ग्रुप में हालांकि पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उसमें कोई भी नीति या कोई भी देश से मित्रता ये परमानेंट नहीं होती है, परमानेंट नहीं होती है। ठीक है ना, ये हाँ जी, कह सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बिजनेस ओरिएंट कह सकते हैं, बिजनेस बेस्ड जितना आप मार्केट दे रहे हो। विक्रम जी, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल रिपीट करिए। सर वो बोल रहे हैं बिजनेस ओरिएंटेड होती है, हो गई है, मतलब बिजनेस के तौर पे ही वो काम कर सही कह रहे हैं। हम राष्ट्रीय हितों को अपने आगे रखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए ये जो आईआर होता है या जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौते होते हैं, वो सभी अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखकर ही कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ उस देश के अपने हितों पर निर्भर करता है। भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती, एक नजर इस पे दौड़ा लेते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों को यहां से बढ़ावा मिलना शुरू हुआ और इसने सैन्य सहयोग को भी बढ़ावा दिया, जिसने रक्षा व्यापार का विस्तार किया और 2014 के बाद नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के साथ ऊर्जा सहयोग को भी हम दोनों देशों के बीच में शामिल कर पाए। हमने डिफेंस में भी एग्रीमेंट किए हैं, जैसे आपने लिमोआ के बारे में पढ़ा होगा। ओके, हमने नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बारे में भी समझौता किया हुआ है। तो ये जो हमारे समझौते हैं या जो हमारे संबंध है उसमें बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अब जो हमने 2008 में ये असैन्य परमाणु समझौता किया था, इससे हमें तकनीकी मदद मिलनी चाहिए थी और मिली भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिली। तो भारत ने दबाव युक्त, देखिए जब आप साइंस टेक पढ़ते हैं और उसमें रिएक्टर्स पढ़ते हैं तो एक प्रकार होता है भारी जल रिएक्टर, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर। हैवी वाटर रिएक्टर अलग होता है और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर भी उसका एक फॉर्म होता है, ये अलग होता है। ठीक है ना, भारत में जो PHWR हैं यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं, ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले रिएक्टर हैं। यही पूरी भारत की जो परमाणु ऊर्जा है उसकी रीढ़ के रूप में काम करते हैं। अब जो PHWR है ये ऐसा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है जो आमतौर पर अपने ईंधन के रूप में गैर समृद्ध प्राकृतिक यूरेनियम यानी कि जो बिना रिफाइंड यूरेनियम होता है उसका उपयोग इसमें किया जाता है और इसमें D2O का भी प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में यानी कि मॉडरेटर के रूप में। तो हमें जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर था यानी जो तकनीकी रूप से हमें असिस्टेंट मिलनी चाहिए थी वो भी हमें इस समझौते से मिलना शुरू हो गई। दूसरे देशों से हमने यूरेनियम का आयात किया, भारत यूरेनियम को आयात करने में सक्षम बन गया। लेकिन कुछ मुद्दे भी हैं। जैसे ही हमने 2008 में ये समझौता किया
वैसे ही आप सभी को पता है कि 2007 8 में सब प्राइम क्राइसिस सभी ने पढ़ा होगा, ये आ गया। अब सब प्राइम क्राइसिस 2007-8 में स्टार्ट हुआ और उसका असर आप देखेंगे 2008, 9, 10 तक आगे एक मंदी के रूप में देखने को मिला। ओके, अब ये जो नाम लिखा हुआ है वेस्टिंग हाउस, ये उस कंपनी का नाम है जो भारत में निवेश करने वाली थी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है ना। लेकिन वेस्टिंग हाउस को चूंकि मंदी का शिकार होना पड़ा और इसको नए खरीदार मिल गए। अब जब नए खरीदार मिले, वो पहले से ही इसकी व्यवस्था कमजोर थी, तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा जो इसकी परियोजनाएं थी वो उसको निर्माण करने में सफल नहीं हो पाए, बल्कि इन्होंने फिर कहा कि हम जो रिएक्टर्स के जो पार्ट्स हैं उनकी आपूर्ति तो कर देंगे, लेकिन हम रिएक्टर्स को इंस्टॉल करने में सक्षम नहीं है। इसी कारण इन्होंने, मतलब जो यूएस था, जो ये डील हुई हमारी 2008 में, इसका बहुत लाभ हम नहीं ले पाए, क्योंकि ये सब प्राइम क्राइसिस यूएस का ही सब प्राइम क्राइसिस था। फिर इसी के बाद एक फुकुशिमा घटना घट गई थी सुनामी में, ये लीक कर गया था। ओके, इस वजह से भी जो अमेरिकी कंपनियां थी वो भारत में अपना जो दायित्व निर्वहन थी वो पूरा करने के लिए एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि इसी समय आपको याद होगा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, भोपाल गैस कांड आप हिंदी में कहते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी इंग्लिश में कहते हैं, इसकी जो हियरिंग थी वो भी इसी समय चल रही थी। और जो इसका मालिक था, जो इस लीक हुआ था इस प्लांट का, वो यूएस का नागरिक था। इस वजह से भी यूएस की कंपनियां भारत में व्यापार या जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो कार्य थे उनको करने में अनिश्चितता दिखा रही थी, और वो चाहती थी कि ये जो लायबिलिटी है, अगर कोई भी इस प्रकार की घटना घटती है तो उसमें कंपनियों का दायित्व कम किया जाए। ओके, उनको सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंट तक ही सीमित रखा जाए, बल्कि उन पर कोई आप कह सकते हैं कि फौजदारी मुकदमा उस देश में ना चलाया जाए और वो अपने मूल देश के कानूनों के तहत काम करते रहे। ठीक है ना। फिर भारत की क्या आवश्यकताएं थी? भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते से भारत की भी आवश्यकताओं में बदलाव आया, और भारत पहले सिर्फ रशिया पर डिपेंडेंट था, उससे इसको थोड़ी सी राहत मिली और निजात मिली। अब वो इसके लिए अमेरिका, फ्रांस, अन्य देशों पर भी अपना पहुंच बढ़ा सकता था। फिर इसके बाद 2008 के बाद समय की बात है कि यहां पर लागत का एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, क्योंकि मंदी का दौर था, ठीक है ना। तो लागत एक, या किसी भी उस समय इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। एक अन्य मुद्दा लागत से संबंधित है, जिसे भारत विदेशी सहयोग के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के लिए भुगतान करने हेतु तैयार है। महाराष्ट्र के जैतापुर में 1650 मेगावाट के 6 यूरोपीय दबाव रिएक्टर्स के लिए भारत फ्रांस के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग से ये जैतापुर रिएक्टर को बना रहा है। अब ये जो जैतापुर रिएक्टर है, इसमें ही एक बहुत बड़ा इशू फंसा हुआ है कि जो इसकी पर यूनिट कास्ट होगी वो क्या तय की जाए। इन दोनों कंपनियों में ये मतभेद के कारण जो जैतापुर प्लांट है वो ऑलरेडी लेट, अपने जो समय था उससे ऑलरेडी लेट चल रहा है, तो ये एक लागत का भी मुद्दा आ जाता है। इसके अलावा अगर वर्तमान में बात करें तो इस परमाणु समझौते से ठीक ठाक हमें राहत मिली, लेकिन हमें कोई बहुत विशेष लाभ नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भी भारत में सिर्फ 2 समझौते किए अभी तक, 2016 में और 2019 में। वो भी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक जो कंपनी थी उसी के, वही हमारे यहाँ 6 रिएक्टर्स को लगा रही है। इसके अलावा जो फ्रांस की अरेवा कंपनी है वो भारत में बिजली प्रोडक्शन के लिए काम कर रही है, न्यूक्लियर एनर्जी में। इसके अलावा कोई भी देश, किसी दूसरे देश की कंपनी भारत में निवेश करने नहीं आई इस समझौते के तहत। जैतापुर महाराष्ट्र में है, आप सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड।
फेसलेस असेसमेंट स्कीम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको शुरू किया है, आईटी विभाग ने फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम, या तो आप इसको ई असेसमेंट स्कीम कह सकते हैं या फेसलेस असेसमेंट स्कीम कह सकते हैं। फेसलेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसी व्यवस्था जहां पर भौतिक भागीदारी ना हो, या जहां पर सरकारी संस्थान और व्यक्ति के बीच में, या व्यक्ति की जो भी ग्रुप है उसके बीच में, या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल है उस व्यक्ति के साथ, उनके बीच में कोई भी भौतिक भागीदारी ना हो, उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट ने ये ई असेसमेंट स्कीम शुरू की है। 2020 में प्रधानमंत्री ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक एक मंच तैयार किया था, जिसमें उन्होंने मूलभूत 3 बातों की चर्चा की थी। उसी को लेकर ये स्कीम शुरू की गई है। एक तो थी कर विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति को भौतिक रूप से उपस्थित ना होना पड़े और उसका जो मूल्यांकन है वो उसके सामने, मतलब वो सामने ना हो, फिर भी उसका मूल्यांकन आराम से किया जा सके। इसके बाद अगर उसको कोई भी डाउट है या उसको कोई अपील करनी है तो वो फेसलेस अपील कर सकता है, यानी कि वो बिना सामने आए अपील करने का भी अधिकार उसको मिले। और चार्टर तैयार करके देना, ताकि करदाताओं को जो इनकम टैक्स भरते हैं उनको राहत मिल सके, या वो अपना कार्य देख सकें कि कौन सा कार्य कब, या सरकारी जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके उत्तरदायित्व का और अकाउंटेबिलिटी का निर्धारण किया जा सके। क्या है ये स्कीम? फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत करदाता या कर निर्धारिती दोनों जो कर का निर्धारण कर रहे हैं या जो कर टैक्स को पे कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर हैं या जो कर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, को आयकर विभाग के कार्यालय में जाने या आयकर से संबंधित मामलों के लिए विभाग के किसी भी अधिकारी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम को वर्ष 2019 में शुरू किया गया है। ये जो इस तरीके की डेट्स आती हैं या ये जैसे कार्यालय में जाने का मामला, किसी विभाग के अधिकारी से ना मिलने का मामला, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्देश्य क्या है इस स्कीम का? इसका उद्देश्य एक कुशल तथा प्रभावी कर प्रशासन व्यवस्था को बढ़ावा देना है तथा जो भौतिक इंटरफेरेंस है उसको कम कर लेना है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, जो सरकारी मशीनरी है उसकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, और टीम आधारित टीम वर्क पर जोर देना है। कह सकते हैं आप, ये भी टीम इंडिया के जो एनडीए गवर्नमेंट का मोटो है उस पे ये काम कर रहा है। लाभ क्या है इसका? यह योजना करदाताओं और कर अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने वाले जो पेशेवर लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको थोड़ा सा लचीला बनाएगी या उनको अधिक लचीलापन प्रदान करती है। इसके परिणाम स्वरूप कर कार्यालय में उपस्थित होने और प्रतीक्षा में लगने वाले समय आदि में पर्याप्त कमी की जा सकती है और समय की बचत भी की जा सकती है। आप कार्यालय में जाएंगे, वहां आप इंतजार करना पड़ सकता है, कार्यालय में आपको अधिकारी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी वो मीटिंग में है, कभी कुछ दूसरे मामले सामने आ जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए ये इंटरफेरेंस शुरू किया गया है। ओके, इसके अलावा कुछ और पहले हैं जो अभी हाल ही में शुरू की गई हैं। पहली है विवाद समाधान समिति। 2021 के बजट में, आपने सभी ने बजट पढ़ा होगा अपनी इकोनॉमी के लेक्चर में, तो उस बजट में विवाद समाधान समिति के प्रावधान की चर्चा वित्त मंत्री ने की थी कि एक विवाद समाधान समिति का गठन किया जाए और इस डीआरसी को 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय तक के जो छोटे मामले हैं या छोटे करदाताओं के मामले हैं उनको हल करने का अधिकार इस डीआरसी यानी विवाद समाधान समिति को दिया जाए। इसके बाद विवाद से विश्वास योजना, ये भी एक पहल है। इस योजना में क्या है कि योजना विवादित कर, अगर कोई विवादित टैक्स है या विवादित इंटरेस्ट है, ब्याज है, या विवादित कोई भी जुर्माना लगाया गया है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है किसी व्यक्ति पर, करदाता पर,
या कोई विवादित शुल्क है जिससे करदाता को समस्या है, तो ऐसे संबंध में विवादित जो कर है उसके 100%, और अगर कोई विवादित जुर्माना या ब्याज या शुल्क है उसका अगर 25% का भुगतान कर दिया जाए तो फिर उसके मूल्यांकन करके इस पूरे मामले को निपटाने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो शुल्क है, अपना जो टैक्स है वो 100% दे दे, अपने जुर्माने का 25%, इंटरेस्ट का 25%, या फिर कोई शुल्क है ऐसा विवादित जो उसको बाद में लगाया गया उसका 25% अगर इस योजना के तहत वो पे कर देता है, 75% उसको रिलीफ दे दी जाएगी। तो फिर उस जो विवाद है उसका समाधान इंस्टेंट इस योजना के तहत कर दिया जाएगा। ओके, चलिए अब यहां तक कोई किसी को डाउट? आगे बढ़ें। जी सर। ओके, नेक्स्ट अभी हाल ही में मुद्दा आया है, अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे मेन स्ट्रीम के, अभी हाल ही में वो दिल्ली में उन्होंने एक मुलाकात की थी, ठीक है ना। तो अभी वहां पर एक मुद्दा उठा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। इस पे शिवसेना ने अभी हाल ही में राज्यसभा का अभी सेशन चल रहा है, तो सेशन में एक प्रश्न पूछा गया कि क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इसके जवाब में कहा कि दर्जा तब दिया जाएगा जब एक बार कश्मीर घाटी में जो स्थिति है वो नॉर्मल हो जाएगी। दर्जा देने के लिए, पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भारत सरकार ने डिनाई नहीं किया, इसलिए ये मुद्दा है। अब समझते हैं कि जो स्टेट हुड देने की बात है वो क्यों आई है। वो बात इसलिए आई है क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारा कर दिया गया। पहला भाग है इसका जम्मू एंड कश्मीर का, और दूसरा भाग है इसका लद्दाख का। कोई क्वेश्चन है? यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं। ओके, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ये आप इस फिगर से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये एरिया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का है और ये एरिया लद्दाख यूनियन टेरिटरी का है। आपको पता है जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनेगी वो दिल्ली और पुडुचेरी की तरह होगी, दिल्ली एंड पुडुचेरी की तरह होगी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर विधानसभा को एग्जिस्ट किया जाएगा और जो पुलिस और इससे संबंधित जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे, और जो जमीन से संबंधित जो अधिकार हैं वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास रहेंगे। लद्दाख चंडीगढ़ की तरह पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगी। और आपको पता होगा कि लद्दाख का जो ऊपरी हिस्सा है यही है पीओके, और ये हमेशा से विवाद का मुद्दा रहता है। ये विवाद क्यों रहता है? देखिए, एक तो इसीलिए विवादित है कि ये पाकिस्तान ने इसको अधिग्रहित कर रखा है। दूसरा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है जिसे आप अपनी पीटी के लिए भी तैयार करके रखिएगा और मेंस के लिए भी, सीपेक का मुद्दा प्लस बीआरआई का मुद्दा। ओके, बीआरआई योजना के तहत चाइना सीपेक यहाँ पर सीपेक बनाया है और इसमें अच्छा खासा पैसा उसने अपना इन्वेस्ट किया है, जो भारत के ऊपरी या नॉर्दर्न हिस्से से जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहां से होकर गुजरता है। भारत हमेशा से सीपेक का विरोध करता रहा है और अभी भी करता है, ठीक है ना। इसके अपने प्रो और कॉन्सेस हैं, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ें अपनी पीटी के लिए। अब इसको समझते हैं क्या है ये पूरा मुद्दा। कि जब भारत सरकार ने धारा 370 और अनुच्छेद 35A को खत्म किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर
पहला ऐसा राज्य बन गया, वो समाप्त कर दिया गया। ओके, अब ये इतिहास में पहली बार था कि किसी एक राज्य को काटकर उसे 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है ना। श्रीनगर में अलग शपथ ग्रहण समारोह हुआ और लेह में अलग शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से इन दोनों को अलग अलग कर दिया। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि इसकी घोषणा कब हुई थी? 5 अगस्त को हुई थी। ओके, लेकिन इसको अलग कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019। कानून के मुताबिक संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जैसे मैंने ऊपर बताया, पुडुचेरी की तरह कार्य करेगा जहां विधानसभा होगी, और लद्दाख चंडीगढ़ की तरह कार्य करेगा जहां पूरी तरीके से केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण केंद्र का हो जाएगा, कानून व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण केंद्र का हो जाएगा, और जबकि जो भूमि संबंधित अधिकार हैं वो निर्वाचित सरकार के पास रहेंगे। इस फोटो से आप समझ गए होंगे कि ये पूरा जो विपक्ष है वहां मिलने गया था, और इस विपक्ष को या जितने भी लोग इनसे मिलने गए थे पूरे अलायंस को पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन कहा गया है। यानी इसको आप गुपकर डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार जो टर्मिनोलॉजी होती है उसी से क्वेश्चन बन जाता है। तो गुपकर डिक्लेरेशन क्या है? जो ये जम्मू कश्मीर के नेता मिलने आए थे प्रधानमंत्री से, दिल्ली में मोदी से बात की और राज्य को उन्होंने ये कहा, बेसिकली इन्होंने ये कहा था कि जब राज्य में आप चुनाव कंडक्ट कराएं, ठीक है ना, तो उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिल जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। आपको पता है कि हर वर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली इसको मनाने का जो पर्पस है वो है जागरूकता फैलाना बाघों के संरक्षण के संबंध में, और फिर चूंकि भारत में इसलिए और इम्पोर्टेंस रखता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसलिए ये ज्यादा अहमियत रखता है 29 जुलाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। दुनिया भर में जो ये बाघों के प्रति अवेयरनेस है, इसके लिए सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में एक बाघ समिति का आयोजन किया गया। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में बाघों की संख्या घट रही थी और इंटरनेशनल लेवल पर कई प्रकार से इनको संरक्षित करने का प्रयास किए जा रहे थे। इसी कड़ी में 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ समिट का आयोजन किया गया, और इस समिट में बाघों को बचाने का निर्णय लिया गया, और इसी समिट से ही 29 जुलाई की तारीख तय कर दी गई जब से अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाने लगा। बाघ का साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। इस सम्मेलन में बाघ की आबादी जिन 13 देशों में थी उनमें ये उन्होंने ये प्रण किया या उन्होंने ये टारगेट बनाया कि वे बाघों की आबादी को दोगुना कर देंगे। क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे। बाघों की आबादी को वो दोगुना कर देंगे। कब तक करेंगे? 2022 तक। लेकिन भारत इस मामले में यूनिक रहा है। हालांकि भारत के साथ ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन इस मामले में भारत यूनिक रहा कि उसने समय से पहले अपने लक्ष्य को पा लिया। यानी कि 2018 में ही हमारे यहाँ बाघों, जो भी बाघ की संख्या 2010 में हमारे पास थी, वो हमारी बढ़कर डबल हो गई। ओके, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि उसने भी अपने यहाँ हाल ही में जो बाघों की संख्या है वो डबल कर ली। लगभग जब पीलीभीत बाघ रिजर्व बनाया गया था, अभी कल या परसों की चर्चा है ये, वहां पर 20 टाइगर थे और वर्तमान में लगभग 60 बाघों को वहां पर चिन्हित किया गया है। ओके, बाघों के संरक्षण के मकसद से 1973 में बाघ प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई। प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में उपलब्ध बाघों की संख्या के लिए वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जो भी पारिस्थितिक मूल्य थे उनको संरक्षण करना सुनिश्चित किया गया। अभी तक भारत में
52 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं? टोटल 52 टाइगर रिजर्व हैं। ये 52 टाइगर रिजर्व आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यूपीएससी दे रहे हैं और यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि हर वर्ष लगभग जो ये टाइगर रिजर्व हैं उनसे कोई ना कोई क्वेश्चंस निकलकर सामने आया है। तो इनकी एक ब्रीफ चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे अपने करंट के। बाकी आप जब एनवायरनमेंट की अपनी क्लास पढ़े होंगे सर से, तो आपने इनके बारे में डिटेल चर्चा की होगी। अभी टोटल भारत में 2967 बाघों की संख्या है। 2967 बाघों की टोटल संख्या है। सबसे ज्यादा बाघ हैं एमपी में, 526 बाघ हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटका आता है। ओके, और इसके बाद आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर उत्तराखंड आता है, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और फिफ्थ नंबर पर तमिलनाडु आता है, जहां पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब हम 1 बाय 1 जो टाइगर रिजर्व हैं उनको देखेंगे कि अब यहां से थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि 52 टाइगर रिजर्व हैं। और अभी आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि हाल ही में एक नया 52 जो टाइगर रिजर्व है वो भी हाल ही में बनाया गया है, इसी दिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम मना रहे थे। ओके, सबसे पहला है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंदर। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के अंतर्गत। ये भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, या आप कह सकते हैं भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। मानस टाइगर रिजर्व आसाम के अंतर्गत है। मेलघाट महाराष्ट्र में है। पालामऊ, यानी आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं पलामू, ये झारखंड के अंतर्गत आता है। रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल उड़ीसा का टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंतर्गत टाइगर रिजर्व आता है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला का टाइगर रिजर्व है। हालांकि सिर्फ टाइगर रिजर्व ही नहीं है, यहाँ पर हाथियों का भी संरक्षण किया जाता है। 2017 के क्वेश्चन पेपर में इसको पूछा गया है, ठीक है ना। तो सिर्फ टाइगर रिजर्व नहीं है ये, उसमें सारे टाइगर रिजर्व के साथ इसका भी नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ पर हाथियों का भी संरक्षण किया जाता है। हाथी संरक्षण जो योजना है उसके अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया है। सरिस्का राजस्थान के अंतर्गत आता है। बुक्सा वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में आता है। ओके, फिर कलाकड़ मुंडाथुराई तमिलनाडु के अंतर्गत आता है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंतर्गत आता है। पेंच मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में और कौन सा टाइगर रिजर्व है? कान्हा, जिससे आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अंधेरी, अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। देखिए इसमें और बांदीपुर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको मतलब अच्छे से याद करिएगा कि आपको बांदीपुर और बांधवगढ़ में कंफ्यूजन ना हो। बांधवगढ़ एमपी का टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। दब्बा टाइगर रिजर्व मिजोरम का टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है। पन्ना भी मध्य प्रदेश का है, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश का है, ठीक है ना। तो ये सारे मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व 2016 में पूछा गया था इसको। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। असम में आता है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। अनामलाई तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है।
ये जितने भी स्टेट आप देख रहे हैं, जब मैं आपको बोल रहा हूं तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो माइंडसेट है उस पे इंडिया के मैप पे ये आपको दिखते होंगे कि तमिलनाडु कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, ऐसा होता है, ऐसा समझता हूँ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एटलीस्ट आप मैपिंग अपनी रोज देखें, क्योंकि एग्जाम को बहुत ज्यादा समय नहीं है। हाँ अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं आप? सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, अभी आ रही है क्लियर? जी आ रही। आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी आ रही है सर। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से आवाज का फ्लक्चुएशन कभी कभी हो जाता है। तो अभी आ रही है ना? स्टार्ट करें? जी सर। जी सर। ओके, तो आप लोग ना थोड़ा मैपिंग पे थोड़ा सा ज्यादा वर्कआउट करिएगा, क्योंकि यूपीएससी मैपिंग को लेकर 2 से 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछती है। जो आप पढ़ने से नहीं कर पाएंगे, मैपिंग से आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। सतकोसिया उड़ीसा के अंतर्गत है, उड़ीसा के अंतर्गत सिमलीपाल भी आता है, आपने पीछे पढ़ा। काजीरंगा असम में है, मानस भी असम के अंतर्गत आता है। ऐसे आप रिलेट करके याद करेंगे तो तेजी से याद होगा। अचना कमार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंतर्गत है। संजय डुबरी मध्य प्रदेश का अंतर्गत आता है। मुदुमलाई तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। और नागरहोल कर्नाटका के अंतर्गत आता है। इसके बाद पराम्बीकुलम केरला के अंतर्गत आता है। पेरियार इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, पेरियार भी केरला के अंतर्गत आता है। सह्याद्री महाराष्ट्र में आता है। बिलीगरी रंगाथा टेम्पल कर्नाटका का टाइगर रिजर्व है। कवल तेलंगाना का टाइगर रिजर्व है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि तेलंगाना में जल्दी से आपका नाम, या तेलंगाना में जो टाइगर रिजर्व है वो नहीं है, सिर्फ 2 ही आते हैं। एक आता है कवल, दूसरा आता है अमराबाद टाइगर रिजर्व जो 2014 में बना है। 245 नंबर के बाद से जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनको आपको याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है, इससे पहले आप रणथंबोर पढ़ चुके हैं राजस्थान का। नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र का है। सह्याद्री आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है ना। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। पीलीभीत के अलावा दुधवा आप पढ़ चुके हैं। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। राजाजी टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड में आता है। ओरंग टाइगर रिजर्व 2016 में बनाए आसाम के अंतर्गत। कामलांग टाइगर रिजर्व 2016 में बनाया गया, इसे अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। सिवली पुथुर मेघामलाई तमिलनाडु के अंतर्गत बनाया गया है। और अभी हाल ही में जिसे 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है वो है रामगढ़ विषधारी, जो राजस्थान के अंतर्गत शामिल होता है। 29 जुलाई को जब जो बाघ दिवस के रूप में मना रहे थे, उसी दिन रामगढ़ विषधारी को 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है। इसलिए ये टाइगर रिजर्व भी चर्चा में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत द्वारा यूनेस्सी की अध्यक्षता। आपको पता है कि अभी हाल ही में 1 अगस्त से भारत ने यूनेस्सी की अध्यक्षता को संभाला है। जी मिहिर बोले। सर किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? देखिए ये बेसिकली ये अधिनियम के तहत जो बनाया गया है अधिनियम, ये कानूनी रूप से इसको किया जाता है। तो इसे भारत सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है, लेकिन दोनों ही सरकारें अधिनियम बनाकर इसको पारित करती हैं टाइगर रिजर्व को। किसी भी नेशनल पार्क को या किसी भी दूसरी ऐसी जो क्षेत्र है उसको इसको घोषित करने का काम बेसिकली अगर देखेंगे आप तो स्टेट गवर्नमेंट और जो केंद्र सरकार है दोनों करती है। ओके सर। ओके ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत द्वारा यूनेस्सी की अध्यक्षता। आपको पता है कि 1 अगस्त से भारत ने यूनेस्सी की अध्यक्षता संभाल ली है और भारत यूनेस्सी का अस्थायी मेंबर है, ठीक है ना। भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ऐसे समय संभाल रहा है, इसलिए भी हमारे लिए गर्व का विषय है कि जब भारत अब
अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। ओके, यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 2 साल का है, जो जनवरी 2021 में शुरू हुआ था, और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 में ये जो कार्यकाल मिला है दौरान भारत की पहली अध्यक्षता है। ओके, भारत अगले साल दिसंबर में फिर से इसका सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा दोबारा से। आपको पता है कि यूएनएससी जो यूएनओ का जो उसके 6 प्रमुख अंग है, यूएन के संयुक्त राष्ट्र के, उसका एक प्रमुख अंग है और ये दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करता है। यूएनएससी को आप कह सकते हैं कि ये विश्व की पुलिस है, विश्व की पुलिस है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसमें नए सदस्यों को जोड़ना, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कोई बदलाव करना या सुरक्षा परिषद, इन सारे मुद्दों को टैकल करती है। यह परिषद पूरी दुनिया में शांति मिशन भेजती है और अगर किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में सैनिक कार्यवाही की जरूरत पड़ती है तो यूएनएससी ही उस संकल्प को पारित करती है। आपको पता होगा जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपना डेरा जमाया था तो उससे पहले यूएनएससी ने रेजोल्यूशन पास किया था। ओके, तभी अमेरिकी सेनाएं या नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान में एंटर कर पाई थी और अभी तक रही हैं। अब ये भी आपके करंट का टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इसको कवर करा पाया तो किसी आगे के किसी लेक्चर में जरूर कवर करा दूंगा कि अभी लगभग 2 दशक हो गए हैं और 2 दशक बाद अफगानिस्तान से जो यूएस आर्मी थी वो वापस जा रही है और उसने अपने सबसे बड़े एयरबेस को वहां खाली कर दिया है। तो इसलिए तालिबान का जो मुद्दा है वो फिर से चर्चा में आ गया है और चूंकि जो यूएस बात कर रहा है अफगानिस्तान और तालिबान से, वहां पर बेसिकली तालिबान से, उसमें अभी भारत पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है बल्कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, इसलिए हमारे लिए ये और भी गंभीर स्थिति हो जाती है। इसके बाद एक नया टॉपिक है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा टॉपिक कि भारत बांग्लादेश के बीच में हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी के बीच में फिर से एक रेल लिंक था, उसको बहाली की गई है। ये रेल लिंक 1 अगस्त को भारत से एक ट्रेन भेजी गई दमदीम स्टेशन से। तो इस ट्रेन के जाने से ये चौथा रेल मार्ग है भारत और बांग्लादेश के बीच में जिसका रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया है। हालांकि 1947 से पहले 7 ऐसे रेलवे लिंक थे जो चालू थे, तब ये बांग्लादेश नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन जब बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस समय फिर ये सारी रेल सेवाएं बंद कर दी गई और धीरे धीरे करके अभी तक हम 4 रेलवे ट्रैक्स को दोबारा से रिस्टार्ट कर पाए हैं। पहला है पेट्रापोल बेनापोल, दूसरा है गेंदे दर्शन, थर्ड था सिंघाबाद रोहनपुर और चौथा है राधिकापुर बिरोल। ये जो पहले नाम दिए गए हैं ये सारे ये ऐसे नाम हैं जो इंडिया में आते हैं और जो बाद वाले नाम हैं वो सारे के सारे बांग्लादेश के रेलवे स्टेशन हैं। इस लिंक के माध्यम से हम बांग्लादेश को पत्थर, बोल्डर और निर्यात करने वाले जो ताजे फल हैं, रासायनिक उर्वरक या जो खाद्य पदार्थ हैं, इनको भेजने में या इनको निर्यात करने में हम सफल होंगे। इसके अलावा भारत के साथ बांग्लादेश की रेल कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ाएगी और क्षेत्रीय व्यापार और भारत बांग्लादेश के बीच में जो इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट है उसको भी प्रोत्साहन देगी। अब बांग्लादेश की यहाँ चर्चा हुई है तो एक करंट का मुद्दा और है इकोनॉमी में आपके, मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप इनको जरूर देख लें क्योंकि एग्जाम के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अभी हाल ही में IMF की रिपोर्ट, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की PCI पर कैपिटल इनकम भारत की पर कैपिटल इनकम से आगे चली गई कोविड के समय।
ठीक है ना। तो ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ गया। अब क्या रीजन रहे इसके, तो इसको आप या तो पढ़ लीजिएगा या फिर अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इसको कवर आगे करा दूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ऐसा राज्य जो नागरिकों को, अगर पुलिस एडवर्ड कोई अपनी रिपोर्ट लगा देती है तो ना तो उनको पासपोर्ट इशू किया जाएगा और ना ही उनको राज्य में नौकरी दी जाएगी। ऐसा अभी हाल ही में फैसला आया है जम्मू कश्मीर की ओर से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह फैसला किया है कि अगर पुलिस अपनी एडवर्ड रिपोर्ट लगा देती है, यानी कि निगेटिव रिपोर्ट लगा देती है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट के लिए अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस पुलिस के द्वारा नहीं दिया जाता है तो उसका पासपोर्ट भी नामंजूर कर दिया जाएगा और उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। दोनों ही बातें होंगी उसमें, ठीक है ना। इसलिए ये सिर्फ पासपोर्ट तक सीमित नहीं है, चूंकि इसमें नौकरी का भी मामला है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बेसिकली इसको इसलिए भी लाया गया है कि जो लोग राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं और दुर्भावना से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि जो स्टोन पेल्टर्स हैं, पत्थरबाज हैं, जो उनके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीआईडी एसपी कश्मीर यानी कि सीआईडी स्पेशल ब्रांच कश्मीर ने सभी फील्ड यूनिट्स को यह निर्देश दे दिया है कि पासपोर्ट सेवा, गवर्नमेंट सर्विसेज स्कीम्स का लाभ देने के लिए होने वाले जो भी वेरिफिकेशन हैं उनके दौरान कानून और व्यवस्था से जुड़े मामलों को ध्यान में रखा जाए, पत्थरबाजी से जुड़े मामलों को ध्यान में रखा जाए और राज्य से सुरक्षा से संबंधित, यानी कि राज्य से खिलवाड़ अगर सुरक्षा से हुआ है तो इस तरीके के भी मामले अगर पुलिस के पास आए हैं तो उनका भी ध्यान में रखा जाए और ऐसे लोगों को, जो लोग इनमें कानून व्यवस्था, पत्थरबाजी या राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ से में सम्मिलित रहे हैं, उनको जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो ना दिया जाए। अब ऐसे लोगों की पहचान कैसी होगी? सीसीटीवी फुटेज से, फोटोग्राफ से, वीडियो से, ऑडियो क्लिप से, और पुलिस के पास जो भी डाटा है या इमेजेस हैं या जो भी डाटा, डिजिटल साक्ष्य अभी तक उन्होंने इकट्ठे किए हैं फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से, इन सब के माध्यम से वो साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। मुद्दा चर्चा में ये क्यों आया? क्योंकि अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट नामंजूर कर दिया गया है और उनको पुलिस ने एडवर्स रिपोर्ट लगा दी थी, इसलिए उनका पासपोर्ट डिनाई कर दिया गया है। इस वजह से ये मुद्दा पूरा, और चूंकि वो वहां की एक्स सीएम हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, तो उनकी प्रेसिडेंट भी हैं, काफी बड़ी हस्ती हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट को नामंजूर कर दिया गया है। हालांकि वो हाई कोर्ट भी गई इस मामले को लेकर, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को लेने से डिनाई कर दिया। उसने कहा कि ये मामला, पूरा मामला हमारी परिधि के बाहर है या हमारी जो शक्ति है उसके बाहर है। नेक्स्ट टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली देखिए, एनवायरनमेंट के टॉपिक बड़े उलझाऊ होते हैं, तो अगर आपने एनवायरनमेंट एक बार कंप्लीट किया हुआ है तो बहुत बेटर है, क्योंकि एग्जाम पास में है, और अगर अभी रह गया है तो इसको जरूर कर लीजिएगा। और खास तौर से एनवायरनमेंट की जो एनसीईआरटी आती है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बेसिकली टर्मिनोलॉजी के लिए। अभी भी ये ट्रेंड है यूपीएससी के पास कि वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी में टर्मिनोलॉजी पर फोकस करता है। इसके अलावा कुछ करंट के इवेंट, अगर वो कोई पॉल्यूशन से या किसी और तरीके से या कोई स्कीम, इन पर ध्यान देकर चलिएगा एनवायरनमेंट के मामले में, ठीक है ना। टॉपिक है गंगा बेसिन में शहरों को जल संवेदनशील बनाने की पहल की जाएगी। ओके, वाटर सेंसिटिव बनाया जाएगा। ये पहल कौन कर रहा है? ये विज्ञान और पर्यावरण केंद्र यानी कि सीएससी के द्वारा ये पहल की जा रही है, और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा इसको जो गंगा बेसिन के जो शहर हैं, जो उसके बेसिन, बेसिन का मतलब क्या होता है? ये पूरी जो गंगा उत्तराखंड से लेकर और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल तक जो बह रही है, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, है ना, वेस्ट बंगाल, तो ये जहां से भी होके गुजर रही है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं,
उनके आसपास बसे शहर वो सब गंगा बेसिन के शहर माने जाएंगे। इन सब को वाटर सेंसिटिव बनाने की जो पहल है उसके लिए क्षमता निर्माण का शुभारंभ किया है, CSC के माध्यम से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि गंगा बेसिन शहरों को बेहतर नदी स्वास्थ्य यानी कि जो नदी की हेल्थ है उसको बेहतर किया जा सके। इसके लिए स्थायी शहरी जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि जो सिटी वाटर मैनेजमेंट है उसको सही किया जाएगा, उसकी क्षमता सही करी जाएगी। उसके लिए कोई भी जो कार्य योजना है उस पर कार्यवाही की जाएगी, या उसके लिए अगर रिसर्च की आवश्यकता है तो वो भी किया जाएगा। ओके, CSC क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसके फाउंडर हैं अनिल अग्रवाल और इसे 1980 में बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये जो संस्था है ये गवर्नमेंट संस्था नहीं है, CSC को आप गवर्नमेंट संस्था नहीं समझिएगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है खास तौर से पब्लिक इंटरेस्ट का, जो पब्लिक इंटरेस्ट में रिसर्च का काम करती है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ओके, इसको याद रखिएगा खास तौर से UPSC के लिए, और इसको पढ़ भी लीजिएगा कि इसका वर्क क्या है, ठीक है ना। जैसे उसने 2016 में क्वेश्चन पूछा था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री को लेकर। ओके, तो उस समय तक शायद ही कोई स्टूडेंट इसको पढ़ता हो या कोई कोचिंग इसको पढ़ाती हो, लेकिन फिर अचानक से वो चर्चा में आ गया। तो जो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, उनको भी आप ध्यान में रखें। इसका बेसिकली जो फोकस है वो शहरी डिजाइन और उसकी प्लानिंग करने में रहेगा। शहरी जल की दक्षता को बढ़ाना, उसका संरक्षण करना, प्रिजर्वेशन करना, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली और स्थायी रूप से इसका पुनः उपयोग शहरों में संभव हो पाए जल का, इसको सुनिश्चित करना, शहरी भूजल प्रबंधन पर भी ध्यान देना, और शहरी जल निकाय या झील प्रबंधन, यानी कि जो शहर में इस प्रकार की बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज जो विलुप्त हो चुकी हैं या जो कम इफेक्टिव हैं, उनका मैनेजमेंट सही तरीके से करना, ये सब इस योजना के अंतर्गत शामिल होता है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जा रहा है, ये UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आप समझिएगा कि इस पहल का उद्देश्य राष्ट्र की प्रमुख जो शहरी मिशन है, जितने भी राष्ट्रीय जो शहरी मिशन हैं और इसके अलावा जो अन्य मिशन हैं, उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे या एक साथ लाने को सोचा जा रहा है। नमामि गंगे मिशन, नमामि गंगे मिशन को भी इसी में जोड़ा जाएगा, अमृत मिशन को भी इसी में जोड़ा जाएगा, यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अमृत को भी स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय, इसको भी इसी में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, इसको भी इसी मिशन के साथ अटैच किया जाएगा। फिर इसके अलावा अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान, इनको आप अलग अलग स्पेसिफिक भी पढ़ लीजिएगा। इन सब को इस मिशन के तहत जोड़ा जा रहा है। तो अगर ऑप्शंस में आपके ये मिशन आते हैं तो आप इसको डिनाई नहीं करेंगे। जल संवेदनशील शहरी डिजाइन और योजना, यह एक उभरता हुआ शहरी प्रतिमान है, यानी कि एक उभरता हुआ नया कॉन्सेप्ट है जिसका उद्देश्य पर्यावरण पर जो शहरी विकास का प्रभाव है, यानी और खास तौर से शहरी विकास का जो हाइड्रोलॉजिकल प्रभाव है, यानी कि जल विज्ञान का जो प्रभाव है, उसको एनवायरनमेंट पे कम करना है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें जल का अधिकतम या इष्टतम उपयोग शामिल है, ताकि और शहरी क्षेत्रों के लिए इसके लिए योजनाएं बनाना, उसके लिए उसकी डिजाइन तैयार करना, ताकि जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा हमारी नदियों और बेस, यानी जैसे खाड़ियां जो होती हैं जिनके किनारे शहर बसे हुए हैं, ठीक, जैसे पुरी, ठीक है, तो उनमें जो होने वाले नुकसान हैं, वाटर बॉडीज में होने वाले नुकसान हैं, उनको कम किया जा सके। संपूर्ण जल प्रणालियों को, उनकी मैनेजमेंट को फोकस किया जा सके। पेयजल को कोई तूफान आ जाता है तो उस समय जल के बहाव को मैनेज किया जा सके, जल मार्गों का रखरखाव किया जा सके, सीवेज का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके, ये इस योजना में शामिल किया गया है। बेसिकली ये पूरी योजना
शहरी विकास को ध्यान में रखकर लाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, डिजिटल बैंकिंग। ओके, आप सभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, सभी लोग शायद डिजिटल बैंकिंग का यूज करते होंगे। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि आज जब आप डिजिटल बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चल रही होगी। तो सरकार ने जो डिजिटल बैंकिंग है, ठीक है ना, उसके लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए और डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए कई अभी हाल ही में कदम उठाए गए हैं इनके लिए। इसलिए ये डिजिटल बैंकिंग फिर से चर्चा में है। किसके इसके लिए? डोर स्टेप बैंकिंग और डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। डोर स्टेप क्या है, डिजिटल लैंडिंग क्या है, इसको अभी आगे हम लोग समझेंगे क्या है। डिजिटल बैंकिंग क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए डेफिनेशन के रूप में। ऐसे तो आप समझते हैं, लेकिन डेफिनेशन के रूप में समझिए। ये उन सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों को अपने अंदर शामिल करता है, या उन सभी कार्यक्रमों को या उन सभी सर्विसेज को डिजिटलीकरण करता है जो ऐतिहासिक रूप से ग्राहकों को पहले से उपलब्ध थे। समझ गए आप? बैंक के द्वारा जो भी गतिविधियां, कार्यक्रम या सर्विसेज जो ग्राहकों को दी जा रही थी, उन सभी का डिजिटल रूप ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। यही डिजिटल बैंकिंग है। इसके अंतर्गत बैंक क्या करती थी? डिपॉजिट कराती हैं, विथड्रॉल कराती हैं, चेक देते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं आप बैंक में, करेंट अकाउंट खोलते हैं आप बैंक में। अब यही सारी गतिविधियां, यानी कि जो अकाउंट मैनेजमेंट है, वो भी सारी गतिविधियां आप डिजिटल रूप से ही कर सकते हैं। यानी कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उनको डिजिटल माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जैसे लोन लेना है, कोई भी तो बैंक का एक प्रोडक्ट है, आपको बिल पे करना है, ये भी बैंक का प्रोडक्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये सब डिजिटली रूप से घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप सारा काम कर सकते हैं। यही है डिजिटल बैंकिंग बेसिकली। चुनौतियां क्या हैं? भारत में सिर्फ यही एक चुनौती नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या इंटरनेट की अनुपलब्धता है, ठीक है ना। डिजिटल लिटरेसी सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, इंटरनेट का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, बल्कि उनको शिक्षित होने के साथ साथ डेटा सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस डेटा सुरक्षा को आप याद रखिएगा, मेंस के लिए पिछले 2 वर्षों में ये एक हॉट टॉपिक बनकर बाहर आया है, डेटा सुरक्षा। प्रमुख सुधारें जो पहले हैं सुधार की, वो क्या हैं? ईज सुधार एजेंडा क्या है? इसे सरकार और पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा संयुक्त रूप से 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इसकी जो पूरी संकल्पना है वो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा इसकी संकल्पना दी गई थी। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। क्या करना है? स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को इंस्टीट्यूशनल बनाना है। ये एक इंडेक्स भी निकालता है जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक के बीच में कंपटीशन को दिखाता है। इसके अलावा ये एनपीए जो भी होता है, एनपीए के समाधान के लिए भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक के जो प्रदर्शन है उसमें सुधार की सिफारिश करता है। अब ईज क्या है, इस चार्ट के माध्यम से आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इनहैंस एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस, इसका फुल फॉर्म है इसका इनहैंस एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस। इसका फर्स्ट पार्ट है कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, यही इसके टारगेट है, यही उसका एम है। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसके अलावा आप कुछ नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही करने की स्थिति में बने रहेंगे। क्रेडिट ऑफ टेक, उद्यमी मित्र फॉर एमएसएमईज, डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन
और डिजिटलाइजेशन। इंश्योरिंग आउटकम्स, किस रूप में ये आउटकम आएंगे? गवर्नेंस के रूप में और ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। ओके, ये ईज एजेंडा है जिसमें इन 6 बिंदुओं की चर्चा की गई। इसी को हमें बेसिकली डिटेल में आगे पढ़ना भी है। ये पूरे जो ईज सुरक्षा एजेंडा है वो यही सारी बातों की बात करता है। अब एक दूसरा वर्ड पढ़ा आपने, एनपीए। एनपीए क्या होता है? हालांकि आपने इकोनॉमी के लेक्चर में पढ़ा होगा तो हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती हैं, ठीक है ना, जिसमें बैंक को नुकसान होता है और अगर कोई भी लोन पेमेंट जो बैंक देती है वो 90 डेज तक बैंक के पास नहीं आता है तो उस डेप्ट को, यानी कि उस ऋण को वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में क्लासिफाइड कर देती है। यही है एनपीए। ओके, फिर उत्तरदायी बैंकिंग, इसके थ्रू ये भी पढ़ रहे हैं। उत्तरदायी बैंकिंग जो भी आपने ऊपर इंग्लिश में पढ़ा चार्ट में, ग्राहक प्रतिक्रिया, क्रेडिट ऑफ टेक, उद्यमी मित्र के रूप में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं क्रेडिट प्रबंधन के लिए सिडबी, या कभी ऑप्शन में आपको एमएसएमई के किसी टॉपिक में सिडबी का जिक्र हो जाता है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण एवं शासन तथा मानव संसाधन, ये इसके पूरे इसके एम हैं जिन पे उसको काम करना है। फिर प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये भी हमने डिजिटल बैंकिंग के लिए शुरू किया है। डायल ए लोन, आप फोन करिए अपनी बैंक को, लोनिंग के लिए आप प्रोसेस शुरू करा सकते हैं। फिनटेक, ई व्यापार कंपनियों से साझेदारी, क्रेडिट क्लिक, कृषि ऋण में तकनीकी का प्रयोग किया है। जैसे आपने क्या किया है, किसान क्रेडिट कार्ड आपने एक प्लास्टिक कार्ड यानी कि डिजिटल कार्ड के रूप में भी उसकी शुरुआत कर दी है, ठीक है ना। ईज बैंकिंग आउटलेट बना दिए हैं आपने, जैसे आप इसका एक उदाहरण मान सकते हैं एसबीआई क्लिक, सॉरी एसबीआई क्लिक है या योनो एक प्लेटफॉर्म है जो वर्चुअल है। और इसके अलावा आपने देखा होगा एक फिजिकल रूप से भी एसबीआई ने अपने बैंक के अलावा कुछ आउटलेट्स बना दिए हैं जिसमें वो जी जिसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, आप पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, या जो भी अन्य बैंकिंग गतिविधियां हैं वो 24 आवर किसी भी टाइम में आप वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसका नाम क्या रखा है अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ आउटलेट है ना। योनो एसबीआई का वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप सारे काम कर सकते हैं जो आप बैंक में जाकर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बैंकिंग वर्ष में सुधार के रूप में राज्य द्वारा संचालित गैर बैंकिंग फर्मों के साथ सहऋण, डिजिटल कृषि वित्त पोषण सहक्रियाओं के लिए 24/7 बैंकिंग सुविधाओं के लिए जो तकनीकी लचीलापन था उसको भी ध्यान में मतलब रखकर इन योजनाओं को, जो डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड योजनाएं हैं, उनको स्टार्ट किया गया है। इसके बाद एक योजना शुरू की गई है डिजिटल बैंकिंग के लिए, PSP लोन इन 59minutes.com, ये एक पोर्टल है, इस पर आप देख सकते हैं इसको। ये MSMEs के लिए है, जो MSMEs को ऋणों के लिए ऑनलाइन अनुमोदन प्रदान करता है। ओके, PSP लोन इन 59minute.com, ये बेसिकली MSMEs के लिए है। इसके बाद ट्रेड्स, व्यापार में या व्यापारियों को जो छूट दी जाती है सरकार के द्वारा या बट्टा दिया जाता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है भारत सरकार ने, उसको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसमें MSME के लिए ऑनलाइन बिल छूट प्रदान की जाती है और ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के माध्यम से की जाती है। ओके, बिल डिस्काउंट या छूट ये सारी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर ही होती है। इसके बाद डिजिटल बैंकिंग का एक अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा कि पहले जो लोग पेंशनर थे उनको जीवन प्रमाण पत्र हर नवंबर महीने में जाकर बैंक में फिजिकल रूप से देना पड़ता था। अब इसकी भी प्रॉब्लम को बैंकिंग ने सॉल्यूशन निकाल दिया है कि पेंशन भोगियों को अब या वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए जो वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र है उसको ऑनलाइन अपडेट वो कर सकते हैं। अब उन्हें बैंक में प्रत्यक्ष रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद डोर स्टेप बैंकिंग, क्या है ये डोर स्टेप बैंकिंग?
पब्लिक सेक्टर बैंक्स अलायंस, जो सभी पीएसबीज और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है, ने ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं देना शुरू की हैं। मतलब अपने घर से ही प्रमुख बैंकिंग लेन देन सेवाओं का वो लाभ उठा सकते हैं। कोई भी ग्राहक अपने घर में बैठे बैठे ही जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग सर्विसेज हैं उनका लाभ ले सकें, इसके लिए भारतीय बैंक संघ और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो अलायंस है, इन्होंने मिलकर इस योजना को शुरू किया है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। वर्तमान स्थिति क्या है डिजिटल बैंकिंग की? वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लगभग 72% वित्तीय लेन देन डिजिटल चैनलों से होते हैं, जिसमें डिजिटल चैनलों पर सक्रिय ग्राहकों की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 में 3.4 करोड़ थी और ये 2020-21 में बढ़कर 7.6 करोड़ हो गई है, लगभग डबल हो गई है। इसका मतलब डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। घरेलू और मोबाइल चैनलों के माध्यम से किए गए वित्तीय लेन देनों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2018-19 में 29% थी और 2020-21 में बढ़कर 76% हो गई है। मगर आप कह सकते हैं कि 1/3 से बढ़कर ये 2/3 पर पहुंच गया है। ये वर्तमान स्थिति है डिजिटल बैंकिंग की। ओके, किसी को कोई डाउट यहां तक? तो बैंकिंग जो डिजिटल माध्यम है, अब इसमें और इंप्रूवमेंट करने के लिए जो वर्तमान में कुछ जो मुद्दे हैं वो है ब्लॉकचेन तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग, जो बैंकिंग में नई तकनीकों को अपनाकर और भी आधुनिक तरीके से बैंकिंग प्रणाली को आगे ला सकती है। ब्लॉकचेन का एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक वर्चुअल मनी, क्रिप्टोकरेंसी वर्चुअल मनी वर्ड में शुरू हो गई है। कई देशों ने इसको लीगल मान्यता दे दी है, जिसको आप क्रिप्टोकरेंसी कहते हैं। ओके, तो ये ब्लॉकचेन, फिर AI के माध्यम से भी बहुत सारी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको आप सुधार सकते हैं। AI बेसिकली क्या है? कंप्यूटर्स जो होते हैं या जो मशीन है उसको इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता देना, वही है AI। जैसे आप गूगल में ओके गूगल या हाय गूगल करके आप उसका जो AI है यूज करते हैं, एप्पल का जो प्लेटफॉर्म है उस पर सीरी को यूज करते हैं, तो ये सब के अपने अपने अलग अलग AI प्लेटफॉर्म है। ओके, अभी यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर हम अपने इकोनॉमी के अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे कि अभी हाल ही में हमने उदारीकरण के, जब हमने अपना 1991 का उदारीकरण किया, उसके 30 वर्ष कंप्लीट किए हैं। उस पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ कमेंट किया है वर्तमान की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। अब चूंकि एक तो वो बोलते नहीं हैं और चूंकि वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, उन्होंने कोई कमेंट किया है तो ये एक मुद्दा बन जाता है। क्या है ये उदारीकरण की पूरी क्या था उदारीकरण, और वर्तमान में कोविड के लिए जो कोविड के समय जो आर्थिक चिंताएं शुरू हुई हैं वो क्या है, वो इस पूरे टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक। अच्छा, आप सभी को कुछ समझ में आ रहा है या सिर्फ मैं ये वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है? ठीक है सर, आ रहा है समझ में सर, आ रहा है सर। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है ना। आप बीच में पूछ लीजिएगा अगर कहीं भी आपको लगे कि ओके। तो आर्थिक उदारीकरण 1991 में हमने किया था। अब चूंकि उस समय हमारे वित्त मंत्री आप भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे, इन्होंने ही पूरी उसका रोड मैप तैयार किया था। तो आज इस 30वीं वर्षगांठ पर जो आज की जो आर्थिक स्थिरता पर जो उनकी जो कंसर्न थे वो उन्होंने व्यक्त किए, इस वजह से ये मुद्दा उभर कर सामने आ गया। उनके अनुसार कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा आर्थिक संकट 1991 के आर्थिक संकट की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और राष्ट्र की सभी भारतीयों के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता के क्षेत्रों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि 1991 का जो आर्थिक संकट था
उससे आज कोविड-19 महामारी के कारण जो संकट, इकोनॉमिक संकट जो उत्पन्न हुआ है वो ज्यादा गहरा है, और प्रत्येक भारतीय को उसकी डिग्निटी के साथ उसकी लाइफ को सुनिश्चित करना, उसकी जीवन को सुनिश्चित करना, इसको अगर हम प्राथमिकता से रखें तो हमें फिर से जो इस तरह के क्षेत्र हैं जिससे हम इनकी डिग्निटी को मेंटेन कर पाएं, उसको पुनर्गठित करने की या रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। 1991 का संकट क्या था? बेसिकली आप इसको यहां समझ लीजिए कि 1991 का संकट भारत को जो गंभीर भुगतान संकट, यानी कि आप कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट था। बेसिकली वो कि भारत के पास सिर्फ 2 हफ्तों के आयात के लिए जो फॉरेन रिजर्व था वो बचा था। अगर इन 15 दिनों के अंदर आईएमएफ भारत को वित्त पोषित नहीं करता तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का, यानी कि भुगतान संतुलन का एक बड़ा संकट 1991 में खड़ा हो गया था, जिसको बीओपी संकट भी माना जाता है। कारण क्या था? राजकोषीय घाटा। 1991 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग 8.4% हो गया था। चलिए, अभी आप चूंकि समय बहुत कम रह गया तो आपको पता होगा कि हमारा टारगेट क्या है राजकोषीय घाटा को रखने का, बता सकते हैं आप लोग? जी सर। 4 प्लस -2 4 प्लस -2 4 प्लस -2। ओके, और कोई? सर 3% सर। ओके, और कोई? 6.5%। 6.5%। ओके, और कोई? 6.8%। 6.8। 6.8। ओके, देखिए ये नहीं, ये बिल्कुल ये डाटा नहीं, मतलब ये तो है ही नहीं हमें राजकोषीय घाटा का जो हमने टारगेट रखा है। बेसिकली ये 3% का हमने टारगेट रखा है। इसको अचीव करना था हमें 2019-20 का जो सेशन था, वर्ष था, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बताया गया है ना 3%। इसको फिर अब बढ़ा दिया गया है 3.5% सर स्टेट गवर्नमेंट के लिए बताया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का। कोई बात नहीं, अभी चूंकि आप यूपीएससी दे रहे हैं तो देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि वो स्टेट स्पेसिफिक आपसे ये डाटा नहीं पूछेगा। ओके, और एग्जैक्टली वो सिर्फ अगर पूछेगा भी तो यही पूछेगा कि राजकोषीय घाटे का जो टारगेट है वो इतने प्रतिशत तक निर्धारित कर दिया गया है। ओके, तो स्टेट स्पेसिफिक डाटा याद करेंगे तो ऐसे तो आप सोचिए कितने स्टेट हैं, आपको इतने सारे डाटा याद करने पड़ेंगे, तो आपको 35-36 डाटा अलग अलग याद करने पड़ेंगे। तो ऐसे याद करने से काम बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, जैसे सीपीआई का डाटा है, ठीक है ना, इसको 6% रखने का टारगेट रखा गया है सीपीआई को, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे डाटा हैं इकोनॉमिक सर्वे के, वो आप एक बार देख लीजिएगा अलग से। ये तो सर 3% वाला एफआरबीएम में था, लेकिन अभी जो कोविड का जो भी चला है, अभी जो बजट आया है उसमें इन्होंने 4% के आसपास नियत रखने का कोशिश, मतलब रखने का वचनबद्धता दिखाई है। ओके, चूंकि हम ये 6.8 है। हाँ बिल्कुल, इस समय 6.8 है, लेकिन चूंकि हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हमारा टारगेट है कि हम अगर इस वित्तीय वर्ष में अगर हम इतना भी अचीव कर ले गए, तभी हमारा जो बीओपी है उसका संकट हमारे पास नहीं आएगा और जो फॉरेन रिजर्व है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा। ओके जी सर। ओके, तो इसके बाद दूसरा एक संकट था 1991 में खाड़ी युद्ध का, कि उस समय 1991 में जो कुवैत पर इराक का हमला हुआ था और खाड़ी युद्ध शुरू हो गया था, इससे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई थी। और आपको पता है कि भारत अपने पूरे कुल तेल का लगभग 80% आयात करता है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी रकम हमें सिर्फ फॉरेन रिजर्व इस तेल पर ही खर्च करनी थी, और इस समय तेल के दाम आसमान छू रहे थे। इसके अलावा कीमतों में भी वृद्धि हो गई थी, मुद्रा आपूर्ति में तेजी से वृद्धि और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो मुद्रास्फीति की दर थी वो लगभग 6.7 से बढ़कर 16.7% तक हो गई थी।
ओके, तो भारत में मुद्रास्फीति की भी स्थिति खराब थी और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और जो मुद्रा की वैल्यू थी, मुद्रास्फीति में क्या होता है बेसिकली, एक तो जो वस्तुओं की कीमत है वो बढ़ती है, या तो वस्तुओं के जो कीमत है, मूल्य वृद्धि है, उसके सामान्य स्तर पर वृद्धि होती रहे, या वस्तुओं की मूल्य में सतत वृद्धि होती रहे, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है कि मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो घट जाए। ये दोनों मिलकर मुद्रास्फीति को डिफाइन करते हैं। ओके, इसके बाद 1991 के जो सुधारों की प्रकृति है और उसका दायरा है, क्या रखा गया कि 1991 में जो ये संकट आया उससे निकलने के लिए हमने एक नई आर्थिक नीति की शुरुआत की, जिसे LPG कहा जाता है, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इसको मनमोहन सिंह ने इसको पूरा फ्रेम किया। ठीक है, क्या क्या था LPG के अंतर्गत? औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया हमने, जो लाइसेंस प्रणाली थी, परमिट प्रणाली थी, इसका हमने उन्मूलन किया और आयात शुल्क में कमी की। निजीकरण के अंतर्गत हमने बाजारों को विनियमित करना शुरू किया, बैंकिंग रिफॉर्म किया, और ग्लोबलाइजेशन के तहत हमने जो विनिमय दर थी, जो दूसरे मुद्राओं से भारत की जो रुपया है उसकी जो विनिमय दर है उसमें हमने सुधार का प्रयास किया। FDI और FII के लिए लाने के प्रयास किए। उसके लिए हमने जो व्यापार नीतियां थी उनको और उदार बनाया ताकि भारत में FDI और FII को आसानी से लाया जा सके। ठीक है ना, तो ये तीनों तरीके हमने किए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को हमने इसमें अपनाया। फिर उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह ने, कि 1991 से और 2011 तक, 1991 से और 2011 के तक देखा जो उच्च आर्थिक वृद्धि हुई थी, यानी कि जो GDP की हाई ग्रोथ हुई थी, उसे आप देखेंगे तो इस एक दशक में 2005 से 15 के बीच में गरीबी को, जो या लोगों को गरीबी से ऊपर निकालने में काफी मदद मिली है। इसके लिए उन्होंने इस पूरी जो LPG रिफॉर्म था उसकी सराहना की है। ठीक है ना, अब जैसे आपको ईयर वाइज एटलीस्ट एक बार ये पता होना चाहिए कि आपकी जो GDP ग्रोथ रेट रही है वो क्या है और 2021-22 के लिए क्या एस्टिमेशन दिया गया है। जैसे 2013-14 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 से 2011 के दशक में किस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखी गई। तो एटलीस्ट मैं यहाँ एग्जैक्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन शायद 2007 या 8 का समय था जब भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको, आई एम नॉट कंफर्म, 7-8 शायद यही समय था। उस समय ग्रोथ रेट हमारी सबसे ज्यादा थी, हम 2 अंकों में पहुंच गए थे। 2021 का संकट क्या कहता है? अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो अब यहां से आप इसको याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट IMF निकालता है। ठीक है ना, 2021 में ये कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 12.5% और वर्ष 2022 में 6.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अब आप देखिए, ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। अभी हाल ही में लगभग पिछले 15 दिनों में फिर से IMF ने अपना रिव्यू किया है, जिसमें उन्होंने 9.5% की ग्रोथ रेट की बात की है। ओके, हालांकि महामारी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी जनरेट हुई है और बड़े पैमाने पर जो गिरावट आई है इकोनॉमी की, उसमें गरीबी भी बढ़ रही है, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने कहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जो सेक्टर हैं वो उपेक्षित हो गए हैं, इनकी प्रगति धीमी पड़ गई है। महामारी के समय बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, उन्होंने अपनी आजीविका खो दी है, लोगों के रोजगार चले गए हैं। तो ये बहुत सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उन्होंने हमारी खराब इकोनॉमी की वजह से हुए हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर राज ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए नीति के माध्यम से वापसी करने को तैयार है। जो हमारी ई-कॉमर्स की संस्थाएं हैं उनके लिए जो हम रूल्स ला रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि उनके लिए हम इंस्पेक्टर राज जैसी व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ई-कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए बिल ला रही है।
भारत राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए आरबीआई से अत्यधिक उधार लेने की स्थिति में पहुंच गया है। मतलब कि आरबीआई का जो लाभांश है उसको लेने की स्थिति में पहुंच गया है भारत, ये स्थिति आ गई है। हालांकि भारत सरकार अभी एक बार आरबीआई से वित्त पोषण करवा चुकी है अपना। ओके, इसके बाद प्रवासी श्रम संकट। आपको पता है कि भारत के बहुत सारे लोग विश्व के अन्य देशों में कार्य करते हैं, खाड़ी देशों में, खास तौर से खाड़ी देशों में, और पश्चिमी देशों में, खास तौर से यूएसए में। तो इन देशों ने भी अभी जो हमारे यहाँ के श्रमिक थे या लोग हैं उनके लिए भी रुकावटें पैदा की हैं, कुछ कानून बनाकर, या जो पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ कानून हैं उनको भी उन्होंने वहां टफ कर दिया है। भारतीय विदेश व्यापार नीति फिर से व्यापार उदारीकरण पर संदेह कर रही है, यानी कि जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो जो हमने लिबरलाइजेशन 1991 में शुरू किया था उस पर फिर से जो विश्व की संस्थाएं हैं वो संदेह की निगाह से देखने लगी हैं। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम एक तरफ तो उदारीकरण की बात करते हैं, लेकिन हम एक तरफ उदारीकरण की जो प्रक्रिया है उससे धीरे धीरे पीछे भी हट रहे हैं। हम अपनी जो इकोनॉमी है या अपनी जो रीजनल इकोनॉमी है उसको बचाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमने RCEP से बाहर निकलने का फैसला लिया। हालांकि आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो पर्सपेक्टिव भी सही है कि हमने अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया कि हमने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा हम नहीं बने। ठीक है ना? तो हर पहलू के हर जो कोई भी एक्शन होता है उसके दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड सोचना है और क्या राष्ट्रहित में हम फैसला ले सकते हैं। अगर आप इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो आप इसमें कह सकते हैं कि हमने व्यापारिक उदारीकरण से पीछे की ओर बढ़ने का एक संकेत दिया RCEP से हटकर। ठीक है ना? दूसरा आप कह सकते हैं कि RCEP से हटना भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति का एक हिस्सा है और उसने राष्ट्रीय हित को सामने रखकर अपने फैसले लिए, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव आप अपने तैयार कर सकते हैं। आगे क्या है कि वर्ष 1991 के सुधारों ने अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में मदद कि यह समय फिर से आज का समय नए सुधारों की रूपरेखा तैयार करने का है। आज हम फिर इकोनॉमी के लिए कुछ नए एजेंडे सेट करें और अपनी जीडीपी को जो ये प्री कोविड पीरियड है उस स्तर तक वापस लेकर आए। ठीक है ना? बल्कि ये भी सुनिश्चित करें कि वो प्री कोविड एरा था उससे बढ़कर हो। ये करने के लिए हमें कुछ नए सुधार एजेंडों पर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये हमारा इकोनॉमी का अगला टॉपिक था। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे जीआरबी के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये टॉपिक। तो आप आज यहीं तक रखते हैं। आगे फिर हम लोग कुछ करंट अफेयर के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। चूंकि समय कम है तो आप अपनी तरफ से भी कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स को तैयार करते रहिए। खास तौर से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका आप प्रिपरेशन करते रहें। और दूसरी चीज जो साइंस टेक का करंट अफेयर है, साइंस टेक ट्रेडिशनल थोड़ा सा कम पूछा जाता है यूपीएससी में। ठीक है ना? जैसे सामने जो आप स्क्रीन में अपने टॉपिक देख रहे हैं ये भी साइंस टेक का ही टॉपिक है। तो आप साइंस टेक के टॉपिक आप अपने बेसिकली पूरी तरीके से करंट अफेयर से ही तैयार करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं, या फिर आप अभी बता सकते हैं अगर सेशन में कोई प्रॉब्लम आई हो आपको। सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर 1991 और अभी 2021 को अगर सारे पहलुओं पर अगर विश्लेषण करके देखा जाए तो बहुत अंतर, बिल्कुल अंतर है। तो दोनों को तुलना करना ठीक नहीं है कि वहाँ उस समय की स्थिति से आज की स्थिति बदतर। तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे पास ये मैंने नहीं हमारे कहा पास बैकअप नहीं था। ये नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट है। ठीक है ना? जब ऐसी कोई पर्सनालिटी कोई स्टेटमेंट देती है
तो उसको थोड़ा सा कंसीडर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो उस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो ये तुलना की है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली उन्होंने इसकी तुलना की है भारत के आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो भारत पिछड़ गया है कोविड-19 महामारी के कारण। देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण ये तो जग जाहिर है कि हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज थी वो घटी हैं। हालांकि प्री कोविड एरा में भी हम घटने लगे थे, ऐसा नहीं है कि कोविड के समय में हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस हद तक घटी है, नहीं। ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन था वो 2000 लगभग 15-16 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। वो रीजन अलग है, जो भी रीजन उसके रहे, लेकिन कोविड की वजह से जो संकट सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है वो संकट खड़ा हो रहा है भूखमरी का, बेरोजगारी का और लिवलीहुड का। और इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस पूरे पर्सपेक्टिव को 1991 से तुलना किया है। दूसरा, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि उस समय वो वहां के वित्त मंत्री थे और अब इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है, वो यूपीए के पार्ट हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इतना बनता है उनका कहना। बाकी अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से और इसको बैलेंस अप्रोच के साथ देखेंगे तो दोनों की तुलना इस बेस पर कर सकते हैं कि भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और इकोनॉमिक स्लोडाउन, इन सब में एक पूरी सिमिलरिटी है 1991 से। थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? Okay, thank you all of you for joining us. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.